आशा करता हूँ दोस्तों आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ मुरारी प्रसाद, स्वागत करता हूँ महाभारत जीएस क्लास में। दोस्तों आज हम सब फिर चर्चा करेंगे झारखंड से संबंधित उन प्रश्नों पे जो या तो जेपीएससी या फिर जेएसएससी में पूछा जा चुका है या फिर जिनके पूछने की संभावना बहुत ज़्यादा है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दें और दोस्तों तक भी शेयर कर दें। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। झारखंड का दूसरा सर्वोच्च शिखर सरयूत पहाड़ किस जिला में स्थित है? ऑप्शन बी यानी कि गढ़वा में स्थित है। दोस्तों सर्वोच्च शिखर जिसे सारू पहाड़ भी कहा जाता है, ये किस जिला में स्थित है? तो ये गढ़वा जिला में स्थित है। और ये जो है सरयूत पहाड़ ये पाट क्षेत्र या फिर पश्चिम पठार के अंतर्गत आता है, जो झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग के रूप में जाना जाता है। किसे? पाट क्षेत्र को। और इसी के अंतर्गत आता है ये सरयूत पहाड़। लेकिन अगर हम बात करें झारखंड का प्रथम सर्वोच्च शिखर जो है ये कौन सा है? तो ये पारसनाथ है, जो कि गिरिडीह जिला में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड गठन के समय राज्य में कुल कितने अनुमंडल थे? ऑप्शन सी यानी कि 33 अनुमंडल थे। झारखंड जो बिहार के 46% भूभाग से अलग होकर बना है, इसमें जब गठन हुआ था उसमें कुल 33 अनुमंडल थे, 18 जिला जबकि 4 प्रमंडल थे। अगर हम बात करें वर्तमान में तो झारखंड में कुल 45 अनुमंडल है, 24 जिला है और 5 प्रमंडल हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ततलोई गर्म जल कुंड झारखंड के किस जिला में स्थित है? दोस्तों ये झारखंड महासंग्राम के पार्ट 10 है। इससे पहले हमने 9 वीडियो और बना चुका हूँ जो कि झारखंड से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों इसमें मौजूद है। आप अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप उसे एक बार जरूर देखें। क्वेश्चन क्या है? ततलोई गर्म जल कुंड झारखंड के किस जिला में स्थित है? तो ये कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन डी यानी कि दुमका में स्थित है। ततलोई दुमका में पलासी के पास भुरभुरी नदी के तट पर स्थित है। दोस्तों ये जो नाम है ततलोई, इस तरह के कुछ और नाम झारखंड में हैं जो कि सभी गर्म जल कुंड हैं और ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है और यहीं से कन्फ्यूजन सबसे ज़्यादा भी होता है। चलिए आज हम लोग सभी नामों के बारे में जानते हैं, कौन सा गर्म जल कुंड कहाँ पे है। जैसा कि बात किया हमने, ततलोई गर्म जल कुंड ये दुमका में है और ये कहाँ पे? भुरभुरी नदी के तट पर स्थित है। जबकि अगर हम बात करें तपात पानी का तो ये भी दुमका में ही स्थित है, लेकिन ये मोर नदी के तट पर स्थित है। कौन सा? तपात पानी। नेक्स्ट है ताता पानी और ये ताता पानी लातेहार जिला में स्थित है। अगला है तेतुलिया। तेतुलिया जो धनबाद में स्थित है और ये दामोदर नदी के तट पर स्थित है। कौन सा? तेतुलिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा नदी गढ़वा जिला से होकर नहीं गुजरती है? ऑप्शन डी यानी कि दक्षिण कोयल नदी। दक्षिण कोयल नदी गढ़वा जिला से होकर के नहीं गुजरती है। बाकी की ये तीनों यानी कि सोन, उत्तरी कोयल, कन्हर, ये सभी गढ़वा जिला से होकर के गुजरती है। दक्षिण कोयल के बारे में अगर हम बात करें तो इसका जो उद्गम स्थल है ये छोटा नागपुर का पठार यानी कि रांची के नगड़ी गांव से इसका उद्गम स्थल है। और ये जो है दक्षिण कोयल नदी रांची, लोहरदगा, गुमला, पश्चिम सिंहभूम से होते हुए ये उड़ीसा पहुंच जाती है और वहां पे जाकर के ये शंख नदी में मिल जाती है। कौन सा? दक्षिणी कोयल नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलानी किला का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन बी यानी कि गोपाल राय ने करवाया था। किसका? तो चलानी किला का निर्माण गोपाल राय जो 1771 ईस्वी में पलामू का राजा बना था। दोस्तों अगर हम बात करें तो गोपाल राय के शासक बनने से पहले पलामू का राजा चित्रजीत राय थे और इन्होंने चित्रजीत राय को
अंग्रेजों की सहायता लेकर के, यानी ब्रिटिश कंपनी का सहायता लेकर के इन्होंने उसे पराजित किया था और खुद यानी गोपाल राय शासक बना था। और इसके लिए जब ये शासक बने थे तो ब्रिटिश कंपनी को इन्होंने 4,000 रुपया सालाना कर देना स्वीकार किया था, यानी कि 4,000 रुपया सालाना कर देते थे ये ब्रिटिश कंपनी को। कौन? गोपाल राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी झारखंड के चिरकुंडा में जाकर दामोदर नदी से मिलती है? ऑप्शन सी, यानी कि बराकर नदी। बराकर नदी जो झारखंड के चिरकुंडा में जाकर के ये दामोदर नदी से मिलती है। दोस्तों, अगर चिरकुंडा के बारे में बात करें तो इसी स्थान के निकट पर जो है बराकर नदी पर एक बांध का निर्माण किया गया है। उस बांध का क्या नाम है? तो मैथन बांध। मैथन बांध यहीं पे चिरकुंडा में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन के समय राज्य के मुख्यमंत्री कौन थे? यानी कि जब तीसरा राष्ट्रपति शासन जब लगा था उस समय झारखंड में या फिर झारखंड के मुख्यमंत्री कौन थे? ऑप्शन डी, यानी कि अर्जुन मुंडा। जब तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा था उसमें अर्जुन मुंडा थे मुख्यमंत्री। इससे पहले जब पहली बार और दूसरी बार जब राष्ट्रपति शासन लगा था उस समय झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शिबू सोरेन थे। दोस्तों, आज जब मैं वीडियो बना रहा हूं यानी कि मई 2020 में, अभी तक झारखंड में मात्र 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। कब कब? पहला राष्ट्रपति शासन 19 जनवरी 2009 को लगा था और ये खत्म हुआ था 29 दिसंबर 2009 को। जबकि दूसरा राष्ट्रपति शासन 1 जून 2010 को लगा और ये 10 सितंबर 2010 को खत्म हुआ था। जबकि तीसरा राष्ट्रपति शासन 18 जनवरी 2013 को लगा था और ये 13 जुलाई 2013 को समाप्त हुआ था। यानी कि अभी तक कुल 3 बार राष्ट्रपति शासन झारखंड में लगा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन कभी भी झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष नहीं बने हैं? ऑप्शन सी, यानी कि स्टीफन मरांडी। स्टीफन मरांडी झारखंड विधानसभा के कभी भी अध्यक्ष नहीं बने हैं। अभी तक झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष का 11 बार चुनाव हुआ है, जिसमें से झारखंड विधानसभा के पहले अध्यक्ष के रूप में इंद्र सिंह नामधारी हुए, जबकि दूसरा बगुन सुबरई, और ये उपाध्यक्ष भी रहे थे और ये कार्यकारी अध्यक्ष भी चुने गए थे। कौन? बगुन सुबरई। तीसरे बार जो चुनाव में जीते थे या फिर जो चुनाव के बाद ये विधानसभा अध्यक्ष बने थे ये इंद्र सिंह नामधारी थे। चौथा मृगेंद्र प्रताप सिंह। पांचवा सब्बा अहमद, ये भी उपाध्यक्ष हुए थे और फिर कार्यकारी अध्यक्ष चुने गए थे। छठी बार इंद्र सिंह नामधारी ही फिर से बने थे। सातवीं बार आलमगीर आलम। आठवीं बार सीपीसी यानी कि चंद्रेश्वर प्रसाद सिंह बने थे। नौवीं बार शशांक शेखर भोक्ता बने थे और 10वां दिनेश उरांव हुए थे और 11वां और वर्तमान यानी कि जो अभी के झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष हैं ये रविंद्रनाथ महतो हैं। अगर हम बात करें रविंद्रनाथ महतो के बारे में तो इनका संबंध जेएमएम पार्टी से है, यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा से इनका संबंध है। और ये जो है 5वीं विधानसभा चुनाव जो हुआ है झारखंड में, 5वीं विधानसभा में ये नाला विधानसभा सीट से ये जीत करके आए हैं। कौन? रविंद्रनाथ महतो। दोस्तों, वीडियो कैसा लग रहा है? अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ इसे एक लाइक कर दें ताकि मुझे इस तरह का और वीडियो बनाने में मुझे हिम्मत मिले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड विषयक समिति में कुल कितने सदस्य शामिल थे? ऑप्शन सी, यानी कि 24 सदस्य इसमें शामिल थे। झारखंड विषयक समिति यानी कि कमेटी ऑन झारखंड मैटर्स, और इसका गठन 1989 में हुआ था, 1989 में हुआ था और इसमें कुल 24 सदस्य थे। अब ये 24 सदस्य कौन कौन थे? तो एक थे केंद्रीय गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव
जबकि 9 अधिकारी जो थे या फिर जो 9 व्यक्ति थे ये केंद्र एवं बिहार सरकार के 9 अधिकारी थे। बाकी के जो 14 थे ये झारखंड आंदोलन से जुड़े हुए जितने भी संगठन हुए थे उनके ये 14 प्रतिनिधित्व को इसमें शामिल किया गया था, यानी कि इस प्रकार से कुल 24 लोग जो थे इसमें शामिल थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड में स्थित सैनिक स्कूल की स्थापना किस वर्ष हुआ है? ऑप्शन बी यानी कि 1963 में। सैनिक स्कूल की स्थापना 1963 में हुआ है और ये सैनिक स्कूल कहाँ पे है? तो तिलैया में स्थित है। तिलैया यानी कि कोडरमा जिला में। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में साइमन कमीशन के विरोध का मुख्य केंद्र कहाँ था? ऑप्शन ये यानी कि रांची। साइमन कमीशन का जो झारखंड में विरोध हुआ था इसका मुख्य केंद्र रांची था। दरअसल झारखंड में साइमन कमीशन जो है ये 1928 में पहुंचा था और ये कहाँ पे? रांची में पहुंचा था। और यहीं पे जुआ लकड़ा के द्वारा जो छोटा नागपुर उन्नति समाज से इनका संबंध था, इन्होंने साइमन कमीशन को एक ज्ञापन सौंपे थे ये, और जिसमें ये मांग किए थे कि आदिवासियों को विशेष सुविधा दी जाए और साथ ही साथ आदिवासियों को यानी कि आदिवासियों का एक अलग प्रशासनिक इकाई का भी निर्माण करने की बात इन्होंने कहा था। लेकिन अफसोस कि साइमन कमीशन ने इनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया था, जिसके कारण इसका विरोध कहाँ पे हुआ था? तो रांची में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किस जनजाति को सिंधु सभ्यता के प्रतिस्थापक के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन सी यानी कि असुर। असुर जनजाति को सिंधु सभ्यता के प्रतिस्थापक के रूप में जाना जाता है। दरअसल दोस्तों असुर जो है ये झारखंड के आदिम एवं प्राचीनतम जनजाति है। असुर जनजाति का जो गोत्र है इसे पौरिस कहा जाता है, जबकि इनके युवा गिरा को गितियोड़ा कहा जाता है। असुर जनजाति का जो प्राचीनतम या फिर परंपरागत जो पेशा है ये लोहा गलाकर औजार बनाना है। इनके जो सर्वोच्च देवता हैं इसे सिंगबोंगा कहा जाता है। सिंगबोंगा यानी कि सूर्य देवता, जबकि इनके धार्मिक प्रधान को बैगा कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हजारीबाग जेल से जयप्रकाश नारायण के साथ इनमें से कौन साथ नहीं भागे थे? ऑप्शन बी यानी कि देवेंद्र शुक्ला। देवेंद्र शुक्ला इनके साथ नहीं भागे थे। दरअसल भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल से 9 नवंबर 1942 को, कब? 9 नवंबर 1942 को जयप्रकाश नारायण जो थे ये अपने 5 साथियों के साथ हजारीबाग जेल की दीवार फांदकर भाग निकले थे। अब ये 5 साथी इनके कौन कौन से थे इनके बारे में देखिए। तो पहला रामनंदन मिश्र, जिसे रामानंद मिश्र भी कहा जाता है। दूसरा गुलाबी सोनार। तीसरा योगेंद्र शुक्ल। चौथा शालिग्राम सिंह और पांचवा सूर्य नारायण सिंह। ये 5 लोग थे जो हजारीबाग जेल से फरार हुए थे जयप्रकाश नारायण के साथ। दोस्तों वर्तमान में हजारीबाग जेल का नाम बदल करके जेपी नारायण कारागृह कर दिया गया है। तो आज का सवाल आपके लिए ये है कि आप बताएं कि झारखंड में यानी कि हजारीबाग जेल को जेपी नारायण कारागृह जो है ये किस वर्ष किया गया है? आज का आपके लिए एक पहला सवाल है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। मैं हर कमेंट को पढ़ता हूं और मुझे खुशी मिलती है कि जब आप सही आंसर आप या फिर कुछ भी आप अगर आंसर करते हैं तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड के 72 प्राचीन मंदिरों का गांव यानी कि मलुटी से किस वंश का संबंध है? ऑप्शन सी यानी कि पाल वंश का। पाल वंश का जो है दोस्तों संबंध है मलुटी से। मलुटी जिसे मंदिरों के गांव के नाम से भी जाना जाता है और ये दुमका जिला में स्थित है।
इसका संबंध पाल वंश से है। दरअसल 8वीं सदी के मध्य में भारत में 3 महाशक्तिशाली साम्राज्यों का उदय हुआ था। पूरब में यानी कि वर्तमान में बंगाल के क्षेत्र में पाल वंश का, जबकि पश्चिम एवं उत्तर क्षेत्र में यानी कि वर्तमान का महाराष्ट्र गुजरात के क्षेत्र में प्रतिहार वंश का, जबकि दक्षिण के क्षेत्र में यानी कि वर्तमान का आंध्र प्रदेश तेलंगाना के क्षेत्र में राष्ट्रकूट वंश का स्थापना हुआ था। और ये तीनों वंश का स्थापना जो है ये 8वीं सदी के मध्य में शुरू हुआ था। उस समय जो मलुटी गांव का संबंध जो था ये पाल वंश के अंतर्गत आता था, इसका संबंध था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वर्णरेखा नदी किस दिशा से किस दिशा की ओर बहती है? स्वर्णरेखा नदी किस दिशा से किस दिशा की ओर बहती है? ऑप्शन डी यानी कि पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। स्वर्णरेखा नदी पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर बहती है। दरअसल स्वर्णरेखा नदी का जो उद्गम स्थल है ये छोटा नागपुर का पठार है, यानी कि रांची के नगड़ी गांव, यहाँ से जो है स्वर्णरेखा नदी निकलती है और ये रांची व पूर्वी सिंहभूम जिला से होकर के ये उड़ीसा में प्रवेश कर जाती है और अंततः ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। दोस्तों, स्वर्णरेखा नदी झारखंड की एकमात्र नदी है जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बाकी जो भी नदी झारखंड की नदी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है वो किसी ना किसी नदी से होकर के या फिर मिल करके जो है स्वर्णरेखा में गिरती है, लेकिन स्वर्णरेखा नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो स्वतंत्र रूप से जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिरती है। स्वर्णरेखा के नाम पर ही स्वर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना जो है ये चलाया जा रहा है और ये जो है स्वर्णरेखा नदी एवं इसकी सहायक नदियों पर जो है इस परियोजना का संचालन किया जा रहा है। दोस्तों, स्वर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना जो है ये झारखंड, पश्चिम बंगाल एवं उड़ीसा का संयुक्त परियोजना है। यहाँ से जेएसएससी में एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि स्वर्णरेखा परियोजना जो है, स्वर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना, ये किन किन राज्यों से इसका संबंध है। तो किन से इनका संबंध है? तो झारखंड, पश्चिम बंगाल एवं उड़ीसा से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड की कौन सी जनजाति चीन में अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में पाई जाती है? ऑप्शन बी यानी कि संथाल जनजाति। संथाल जनजाति चीन में जो है ये अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में पाई जाती है। अगर हम बात करें भारत में, तो भारत में संथाल जनजाति तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है, जबकि झारखंड में बात करें तो झारखंड में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति जो है वो संथाल ही है, लेकिन ये चीन में अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में ये पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार ने किस जनजाति को 32वां जनजाति के रूप में मान्यता दिया है? ऑप्शन सी यानी कि कोल जनजाति को। कोल जनजाति को भारत सरकार जो है 8 जनवरी 2003 को झारखंड के जो ये कोल जनजाति है इसे 32वां जनजाति के रूप में घोषित किया है। अगर हम बात करें कोल जनजाति के बारे में तो इनका संबंध प्रोटोस्टलाइड समूह से है। ये जो है कोल जनजाति में कुल 12 गोत्र पाए जाते हैं, जबकि जो कोल जनजाति का जो वधु मूल्य है इसे पोटे कहा जाता है। पोटे। अगर हम बात करें इनकी जो परंपरागत पेशा है वो है लोहा गलाकर औजार बनाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पलामू में चेरो वंश की स्थापना किसको अपदस्थ करके किया गया था? ऑप्शन डी यानी कि रक्सेलों को। रक्सेलों को अपदस्थ करके जो है पलामू में चेरो वंश की स्थापना किया गया था। यानी कि चेरो वंश से पहले जो है पलामू में शासन कर रहा था रक्सेलों ने। दरअसल रक्सेल जो है अपने आप को राजपूत कहा करते हैं या फिर कहा करते थे। ये जो है राजपूताना से रोहतासगढ़ होते हुए ये पलामू पहुंचे थे और यहाँ पे जो है रक्सेलों का 2 शाखा था, पहला देवगन और दूसरा कुंडेलवा। 16वीं सदी के आरंभ में जब चेरो का आगमन पलामू क्षेत्र में हुआ था
तो ये रक्सेलों को अपदस्थ करके खुद शासन करना शुरू कर दिया था। कौन? चेरो ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा जिला किसी राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करता है? ऑप्शन सी यानी कि लोहरदगा। लोहरदगा जो है राज्य की किसी भी सीमा से जो है इसका स्पर्श नहीं होता है। दरअसल झारखंड के 24 जिलों में से 2 जिले ऐसे हैं जो किसी अन्य राज्य से जो है बॉर्डर शेयर नहीं करते हैं। अब ये कौन कौन से जिले हैं? तो लोहरदगा और दूसरा खूंटी। ये 2 मात्र ऐसे जिले हैं जो कोई और राज्य के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तेलियागढ़ का किला किस जिला में स्थित है? ऑप्शन ये यानी कि साहेबगंज में। साहेबगंज में स्थित है तेलियागढ़ का किला। दोस्तों तेलियागढ़ को बंगाल का प्रवेश द्वार के उपनाम से भी जाना जाता है। किसे? तेलियागढ़ को, जो कहाँ स्थित है? साहेबगंज में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड में शिव मंदिर निर्माण का श्रेय किस प्राचीन ऐतिहासिक राजा को दिया जाता है? ऑप्शन बी यानी कि शशांक को। शशांक को झारखंड में शिव मंदिर निर्माण करने का श्रेय दिया जाता है। दरअसल गुप्त उत्तर काल में जो है गौड़ शासक, जो कि पश्चिम बंगाल में ये गौड़ शासक था, और इनके शासक हुए थे शशांक, जिनका शासनकाल 602 से लेकर के 625 तक जो इसका शासन रहा था। इन्होंने जो है झारखंड में शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। दरअसल शशांक जो है एक शैव उपासक थे। इन्होंने बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में कई जो है शिव मंदिर का इन्होंने निर्माण करवाया था। कौन? शशांक ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुक्री जलाशय योजना किस जिले में स्थित है? ऑप्शन सी यानी कि लोहरदगा में। लोहरदगा में स्थित है सुक्री जलाशय योजना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड की कौन सी जनजाति हाथ से बने कपड़ों के जनक के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन डी यानी कि चीक बड़ाइक। चीक बड़ाइक ऐसी जनजाति है जिसे हाथ से बने कपड़ों के जनक के रूप में जाना जाता है। दरअसल इसे चीक बड़ाइक को ये झारखंड की एक बुनकर जनजाति के रूप में भी जानी जाती है। और चीक बड़ाइक का जो अगर हम बात करें संबंध के बारे में, तो ये द्रविड़ प्रजाति समूह से इनका संबंध है। चीक बड़ाइक जो है 2 वर्गों में बटा हुआ है। कौन कौन सा? एक बड़ गोढ़ी और एक छोट गोढ़ी। बड़ गोढ़ी यानी कि बड़ जाति को सब बड़ गोढ़ी बोलते हैं, जबकि छोट गोढ़ी यानी कि छोट जात के इसे छोट गढ़ी कहा जाता है। इनका जो मुख्य पेशा है ये कपड़ा बुनना ही इनका मुख्य पेशा है। चीक बड़ाइक का जो मुख्य देवता है ये सिंगोंगा है, जबकि इनकी मुख्य देवी है जो उसे देवी माई कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। झारखंड में स्थित शाहपुर का किला किसने बनवाया था? ऑप्शन बी यानी कि गोपाल राय ने निर्माण करवाया था शाहपुर किला का। शाहपुर किला जिसे शाहपुर चांदनी के नाम से भी जाना जाता है, और ये मेदिनीनगर पलामू में स्थित है। ये जो किला है ये दक्षिणी कोयल नदी के पश्चिम तट पर स्थित है। कौन सा? तो शाहपुर का किला। और इसका निर्माण जो है गोपाल राय ने 1772 में करवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। किउल नदी का उद्गम जो है वो झारखंड के किस जिला से होता है? ऑप्शन सी यानी कि गिरिडीह से। किउल नदी का जो उद्गम है वो झारखंड के गिरिडीह जिला से होता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड का प्रसिद्ध है पावस गीत निम्न में से किस अवसर पर गाया जाता है? पावस गीत। ऑप्शन डी, यानी कि वर्षा ऋतु के समय में। पावस गीत को जो है झारखंड में वर्षा ऋतु के समय में इसे गाया जाता है, और ये गीत जो है वर्षा ऋतु में पुरुषों द्वारा गाया जाने वाला ये गीत है, यानी कि इसे पुरुष लोग जो है वर्षा ऋतु में इसे गाते हैं। कौन सा? पावस गीत। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश निम्न में से कौन थी? ऑप्शन बी, यानी कि ज्ञान सुधा मिश्र। ज्ञान सुधा मिश्र झारखंड उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश है। अगर हम बात करें कि ये जो पदभार संभाली थी, ये कब? जुलाई 2008 से लेकर के अप्रैल 2010 तक इन्होंने अपने पद पे झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में ये कार्य की थी। अगर हम बात करें झारखंड के प्रथम मुख्य न्यायाधीश के बारे में, तो ये पार्थ खन्ना हैं, जो कार्यकारी जो है मुख्य न्यायाधीश थे, और इसका जो शासनकाल था वो 15 नवंबर जो है 2000 से लेकर के 5 दिसंबर 2000 तक था, यानी कि झारखंड निर्माण के समय ये मुख्य न्यायाधीश से थे। कौन? पार्थ खन्ना। लेकिन अगर हम बात करें अस्थायी प्रथम मुख्य न्यायाधीश के रूप में कौन कार्य किए थे, तो ये थे विनोद कुमार गुप्ता। इनका जो कार्यकाल था वो 5 दिसंबर 2000 से लेकर के मार्च 2003 तक इसका कार्यकाल था। किनका? तो विनोद कुमार गुप्ता का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड का पहला सीमेंट उद्योग पलामू में किस वर्ष लगाया गया था? ऑप्शन सी, यानी कि 1921 में झारखंड का पहला सीमेंट उद्योग जो है ये पलामू में स्थापित किया गया था। कब? 1921 में। और जो प्रथम सीमेंट उद्योग था, इसका नाम जो पलामू में स्थापित किया गया था, इसका नाम क्या था? तो जपला था, जपला सीमेंट उद्योग। दोस्तों, और भी राज्यों में अन्य अन्य प्रकार के जो सीमेंट उद्योग लगे हैं उनके बारे में भी थोड़ा चर्चा करें। तो जैसे रांची में खिलारी है, धनबाद में कुमरधुबी है, जबकि धनबाद में एक और है वो सिंदरी है, एक बोकारो में है, दूसरा झींकपानी पश्चिम सिंहभूम में है, और पूर्वी सिंहभूम में जमशेदपुर में है। इन जगहों पे जो है सीमेंट उद्योग की स्थापना किया गया है। अगर हम बात करें पलामू में, तो ये कहाँ पे है? तो जपला में। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड का नया विधानसभा भवन कुल कितने एकड़ जमीन पर बनाया गया है? ऑप्शन डी, यानी कि 39 एकड़ पे जो नया विधानसभा भवन बना है झारखंड में, ये कुल 39 एकड़ पे बना हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिजला मेला किस नदी तट पर आयोजित किया जाता है? ऑप्शन बी, यानी कि मयूराक्षी नदी पे। मयूराक्षी नदी के तट पर जो है हिजला मेला का आयोजन किया जाता है। दरअसल हिजला मेला जो है ये दुमका जिला में हिजला पहाड़ी के समीप जो है ये मयूराक्षी नदी के तट पर इसे जो है ये आयोजित किया जाता है। कहाँ पे? तो हिजला पहाड़ी के समीप। हिजला शब्द जो है ये हिजलोपाइट नामक एक खनिज का संक्षिप्त रूप है। कौन सा? हिजलोपाइट, जो यहाँ के पहाड़ी में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और ये जो मेला है हिजला मेला का जो शुरुआत है वो यहाँ का तत्कालीन कमिश्नर कास्टेयर्स ने 1890 में, कब? 1890 में जो है ये मेला का आरंभ किए थे, और तब से लेकर के आज तक प्रत्येक वर्ष जो है ये फरवरी या फिर मार्च में जो है इस मेले का आयोजन किया जाता है। कहाँ पे? तो दुमका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड की जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन डी,
यानी कि ये सभी कारक हैं जो झारखंड के जलवायु को प्रभावित करते हैं। कौन कौन सा? काल वैसाखी, ग्रीष्मकालीन तूफान और धरातलीय उच्चावच। दोस्तों, ज्योग्राफी पर मैं झारखंड का वीडियो बहुत जल्द बनाने वाला हूं। मैं उस वीडियो में डिटेल में समझाऊंगा कि ये जो है किस प्रकार से प्रभावित करते हैं झारखंड की जलवायु को, उसके बारे में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुनिडी जलप्रपात किस जिला में स्थित है? मुनिडी जलप्रपात जो है किस जिला में स्थित है? ऑप्शन सी, यानी कि धनबाद में। मुनिडी जलप्रपात जो है ये धनबाद में मुनिडी जो खदान है उसके पास के जंगल में स्थित है। कौन सा? मुनिडी जलप्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत कालीन संत उद्धव के नाम पर रखा गया उद्धवा नाला नामक स्थान किस जिला में स्थित है? ऑप्शन बी, यानी कि साहेबगंज में। जो उद्धवा नाला नामक जो स्थान है ये कहाँ पे स्थित है? तो साहेबगंज में है। और ये जो उद्धवा नाला जो नाम रखा गया है ये महाभारत कालीन संत उद्धव के नाम पर रखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उमराव सिंह टिकैत शूटिंग रेंज जो है ये किस जिला में स्थित है? ऑप्शन सी, यानी कि रांची में। रांची में स्थित है उमराव सिंह टिकैत शूटिंग रेंज है। ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि ये जो उमराव सिंह टिकैत जो ये जो स्टेडियम है रांची में, ये किस लिए फेमस है? तो ये किस लिए है? तो शूटिंग रेंज के लिए है। दोस्तों, अगर आप जेपीएससी या फिर जेएसएससी का तैयारी सच में सच्चे दिल से करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं तो इस चैनल से आप जरूर जुड़ें। आपको बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन कम से कम फायदा, कुछ ना कुछ फायदा जरूर आपको होगा, इसलिए आप बने रहें। मैं आपके लिए हर संभव क्वेश्चन, हर प्रकार के क्वेश्चन तैयार कर रहा हूं ताकि आपको किसी भी प्रकार की समस्या, एग्जाम में कोई नया क्वेश्चन आपको देखने को ना मिले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वंदना लोक कला का संबंध किससे है? ऑप्शन ये, यानी कि चित्रकला से। वंदना लोक कला का जो संबंध है ये चित्रकला से इसका संबंध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड में कुल कितनी भाषाओं को द्वितीय भाषा यानी कि द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया गया है? ऑप्शन बी, यानी कि 16 राजभाषाओं को जो है द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया गया है झारखंड में। दरअसल झारखंड का जो राजकीय भाषा है ये हिंदी है। बाकी बात जो द्वितीय भाषा के रूप में जो 16 भाषा है ये कौन कौन सा है, जरा इसके बारे में भी हम लोग जान लें। तो पहला उर्दू, दूसरा मुंडारी, तीसरा कुड़ुख, चौथा बंगाली, पांचवा हो, छठा खोरठा, सातवां पंचपरगनिया, आठवां कुरमाली, नौवां खड़िया, 10वां उड़िया, 11वां बांग्ला, 12वां मगही, 13वां मैथिली, 14वां भोजपुरी, 15वां अंगिका और 16वां नागपुरी। यानी कि 16 भाषा को जो है झारखंड में द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संथाल परगना जो है, संथाल परगना प्रमंडल में कुल कितने जिले शामिल हैं? ऑप्शन सी, यानी कि 6 जिले शामिल हैं। किसमें? संथाल परगना प्रमंडल में। दरअसल संथाल परगना प्रमंडल का जो मुख्यालय है ये दुमका है और इसमें जो 6 जिले शामिल हैं ये कौन कौन से हैं? तो देवघर, गोड्डा, साहेबगंज, पाकुड़, दुमका और जामताड़ा है। यानी कि ये 6 जिले जो हैं संथाल परगना में आते हैं। अगर हम बात करें संथाल परगना के अंदर कुल अनुमंडल का तो ये 8 अनुमंडल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माफ कीजिएगा थोड़ा सा इसमें और डिटेल में हम लोग देख लेते हैं। संथाल परगना के अंदर अगर हम जो झारखंड में और प्रमंडल हैं इसके बारे में भी थोड़ा डिटेल में देख लें तो अगर हम बात करें पलामू प्रमंडल का तो इसका मुख्यालय मेदिनीनगर है और इसमें जो है
कुल 3 जिले हैं। कौन कौन सा? गढ़वा, पलामू और लातेहार। अगर हम बात करें पलामू प्रमंडल का जो कुल अनुमंडल हैं, ये कुल 7 अनुमंडल हैं। अगला प्रमंडल देखते हैं उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, और इसका मुख्यालय हजारीबाग है। और उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में कुल 7 जिले हैं। कौन कौन सा? चतरा, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, हजारीबाग और रामगढ़। ये 7 जिले जो हैं उत्तरी छोटा नागपुर में हैं। अगर हम बात करें उत्तरी छोटा नागपुर में कुल अनुमंडल का, तो इसमें कुल 12 अनुमंडल हैं। अगला प्रमंडल देखते हैं, तो यह है दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल, और इसका मुख्यालय रांची है। और इसमें कुल 5 जिले शामिल हैं। कौन कौन सा? गुमला, लोहरदगा, रांची, खूंटी और सिमडेगा। यानी कि 5 जिले जो शामिल हैं दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में। और इसमें कुल जो अनुमंडल हैं ये 8 अनुमंडल शामिल हैं दक्षिणी छोटा नागपुर में। नेक्स्ट प्रमंडल है कोल्हान। कोल्हान प्रमंडल का जो मुख्यालय है ये चाईबासा है। और कोल्हान जो प्रमंडल में कुल 3 जिले शामिल हैं। कौन कौन सा? पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम और सरायकेला खरसावां। अगर हम बात करें कोल्हान प्रमंडल में अनुमंडलों का, तो इसमें कुल 7 अनुमंडल हैं। किसमें? कोल्हान प्रमंडल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा जिला कोयलकारो परियोजना से संबंधित नहीं है? ऑप्शन डी यानी कि धनबाद। धनबाद जो है कोयलकारो परियोजना से संबंधित नहीं है। दरअसल कोयलकारो परियोजना जो है ये दक्षिणी कोयल नदी एवं उसकी सहायक नदी पर सहायक नदी जो है कारो नदी, इस पर स्थित है ये परियोजना। कौन सा? कोयलकारो परियोजना। और इस परियोजना की जो शुरुआत है वो 1973-74 में इसका, माफ कीजिएगा, 1973-74 में इसका शुरुआत किया गया है। और ये कौन कौन से जिले में है? तो पश्चिम सिंहभूम, रांची, गुमला, ये सब जिलों में हैं, ये चल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस जिला को बंगाल के द्वार के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन सी यानी कि साहेबगंज। साहेबगंज में स्थित तेलियागढ़, तेलियागढ़ को जो बंगाल का प्रवेश द्वार के नाम से जाना जाता है। और ये तेलियागढ़ कहाँ पे है? तो साहेबगंज जिला में है। तो इसलिए साहेबगंज को भी बंगाल के द्वार के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा नृत्य सदनी नृत्य है? ऑप्शन डी यानी कि डमकच। डमकच नृत्य जो है ये सदनी नृत्य है। सदनी नृत्य कहने का मतलब जो जनजातियों के साथ साथ गैर जनजातीय लोग भी इस नृत्य को करते हैं। डमकच, जिसे डोमकच नृत्य भी कहा जाता है। और ये जो है शादी ब्याह में जो है दूल्हे के बारात जाने के बाद एवं अन्य अवसरों पर जो है स्त्रियों द्वारा यह नृत्य घर के आंगन में किया जाता है। और ये जो नृत्य है वो रातों में किया जाता है। इस नृत्य को पुरुष को देखने की मनाही होती है, क्योंकि इसमें जो महिलाएं हैं वो तरह तरह का वेश धारण करके पुरुषों का नकल या फिर अन्य तरह की नकल जो है करती हैं। इसलिए इसमें पुरुषों को देखना मनाही होता है। इसमें कौन सा नृत्य में? डमकच में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी जनजाति प्रत्येक 9 वर्ष में रसनावा पर्व मनाते हैं? ऑप्शन बी यानी कि बैगा। बैगा जनजाति जो है प्रत्येक 9 वर्ष में ये रसनावा पर्व मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड दो मुहाने पर नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ये यानी कि इग्नेश कुजूर। इग्नेश कुजूर जो हैं झारखंड दो मुहाने पर नामक पुस्तक के लेखक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दामोदर नदी का उद्गम कहां से होता है? ऑप्शन बी यानी कि छोटा नागपुर पठार से। दरअसल
दामोदर नदी का जो उद्गम स्थल है ये छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र से है, यानी कि लातेहार जिला के टोरी क्षेत्र से निकलता है ये नदी। दामोदर नदी जो है झारखंड की सबसे लंबी और सबसे बड़ी नदी है। इसकी जो कुल लंबाई है ये 524 किलोमीटर है, 524 किलोमीटर है, जिसमें से 290 किलोमीटर ये झारखंड में ही बहती हैं। ये झारखंड में लातेहार, लोहरदगा, रांची, बोकारो, हजारीबाग, गिरिडीह और धनबाद जिले में बहती हुई ये पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर जाती है और अंततः ये फिर जाकर के गंगा नदी में मिल जाती है। अगर हम बात करें दामोदर नदी की सहायक नदी के बारे में तो ये है बोकारो, कोनार, बराकर, जमुनिया और कटरी, ये सब इनकी सहायक नदियां हैं। दामोदर नदी पर जो परियोजना जो है दामोदर घाटी परियोजना चल रही है। दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक के भी नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें दामोदर नदी को तो ये झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी भी यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से झारखंड में निम्न में से किस खनिज का उत्पादन नहीं होता है? ऑप्शन सी यानी कि पेट्रोलियम। झारखंड में पेट्रोलियम का उत्पादन नहीं होता है, बाकी बात कोल, यूरेनियम, अभ्रक ये सभी का उत्पादन झारखंड में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरहेट घाटी झारखंड के किस जिला में स्थित है? ऑप्शन डी यानी कि साहेबगंज में। बरहेट घाटी जो है ये झारखंड के साहेबगंज जिला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ पहाड़ नामक पहाड़ी श्रृंखला झारखंड के किस जिला में स्थित है? पहाड़ पहाड़ नामक पहाड़ी श्रृंखला जो है झारखंड के किस जिला में स्थित है? ऑप्शन सी यानी कि गुमला में। ये जो पहाड़ पहाड़ नामक पहाड़ी श्रृंखला जो है ये गुमला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वाद्य यंत्र को झारखंड में गुप्पी यंत्र के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन बी यानी कि एक तारा। एक तारा को झारखंड में जो है इसे गुप्पी यंत्र के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल एक तारा में जो है इनमें एक तार होने के कारण इसे एक तारा कहा जाता है। एक तारा जो है घूम घूम कर भजन कीर्तन करने वाले जो साधु सन्यासी होते हैं इनके बीच ये काफ़ी लोकप्रिय है। एक तारा का जो निचला हिस्सा होता है ये खोखली लौकी या फिर लकड़ी का ये बना होता है एक तारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजेंद्र विधि महाविद्यालय हजारीबाग की स्थापना किस वर्ष हुआ है? ऑप्शन सी यानी कि 1977 में। 1977 में हजारीबाग में झारखंड लॉ कॉलेज की स्थापना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधु कोड़ा झारखंड का मुख्यमंत्री किस वर्ष बने थे? ऑप्शन बी यानी कि 2006 में। मधु कोड़ा जो है झारखंड के मुख्यमंत्री 28 सितंबर 2006 को बने थे और ये जो है 28 अगस्त 2008 तक ये अपने पद पे रहे थे। दोस्तों मधु कोड़ा जो है ये निर्दलीय पार्टी से थे। अगर हम बात करें झारखंड में जो है इससे पूर्व जो है अगर व्यक्तिगत रूप से अगर बात करें तो 3 मुख्यमंत्री हुए थे, जबकि नंबर वाइज बोले तो ये 5वां मुख्यमंत्री हुए थे। इससे पहले जो मुख्यमंत्री थे वो कौन कौन थे? बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, शिबू सोरेन, फिर से बने थे अर्जुन मुंडा और उसके बाद बने थे मधु कोड़ा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो इसे प्लीज़ एक लाइक कर दें और अपने दोस्तों तक शेयर कर दें जो सच में जेपीएससी या फिर जेएसएससी का तैयारी करना चाह रहे हैं या फिर जो कर रहे हैं, ताकि उनको इस वीडियो से कुछ लाभ मिल सके या फिर आप अपने तैयारी का जायजा कर सकें कि आपका तैयारी किस तरह तक हुआ है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।